तो देखिए वी आर डिस्कसिंग स्टोइकियोमेट्री एक्सरसाइज 1 फर्स्ट, देन 2 एंड 3। मैंने क्वेश्चन नंबर्स लिख दिए जो आपके डाउट्स हैं। अदर देन कोई डाउट हो तो फटाफट नोट करिए। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो फर्स्ट एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट कर रहे हैं। 42 क्वेश्चन में गिवन है 20 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ NaH एंड N2CO3 रिक्वायर्ड 10 ml ऑफ N/2 HCl when titrated with phenolphthalein. An additional amount of 2.5 ml of N/2 HCl is required when the titration was continued with methyl orange. तो आपको समझ आ गया ये केस 2 का है, सक्सेसिव टाइट्रेशन। पहले एक बार एक इंडिकेटर से टाइट्रेट करा, फिर उसी सॉल्यूशन को दोबारा दूसरे इंडिकेटर से टाइट्रेट कर दिया। एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव NaOH एंड Na2CO3। तो दो केस एक साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। NaH Na2CO3 के केस को कॉन्टिन्यूअस टाइट्रेशन में यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको तरीका क्या सिखाया था, लेट मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 is let's say A and millimoles of NaOH is let's say C। तो पहले कॉन्सेप्ट में मिलीमोल्स ऑफ HCl जो होगा इन केस ऑफ फिनोफ्थलीन, सो फिनोफ्थलीन के केस में अगर आप मिलीमोल्स ऑफ HCl लिखेंगे तो ये सीधे सीधे A+C आ जाएगा। इन केस ऑफ फिनोफ्थलीन मिलीमोल्स ऑफ HCl विल बी इक्वल टू A+C। और यही चीज अगर मिथाइल ऑरेंज के केस में चेक करेंगे तो NaOH तो देखो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज हो चुका है और Na2CO3 किस में कन्वर्ट हो चुका है, NaHCO3 में। तो यहाँ पे अगर हम मिलीमोल्स ऑफ HCl लिखेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, A के इक्वल, राइट। अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है टाइटर वैल्यू ऑफ एसिड फॉर Na2CO3। तो पहले दोनों इक्वेशंस लिख लो। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से A+C इक्वल टू 10 इंटू 1/2 यानी कि 5 आ जाएगा। दूसरे इक्वेशन के हिसाब से A इज इक्वल टू 2.5 इंटू 1/2 यानी कि 1.25 आ जाएगा। अब उसने पूछा है टाइटर वैल्यू। टाइटर वैल्यू का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एसिड। तो यहाँ से मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 पता चल गया है। तो अगर आप Na2CO3 को पूरा HCl से न्यूट्रलाइज कराएंगे तो 2A मिलीमोल्स लगेंगे, राइट। तो यहाँ से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl अप्लाई करेंगे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के केस में। तो उसका 1.25 मिलीमोल यूज कर रहे हैं, एन फैक्टर इसका 2 है। HCl की नॉर्मलिटी अपने को 1/2 दे रखी है, वॉल्यूम आपको निकालना है मिलीलीटर में। यहाँ से वॉल्यूम इन मिलीलीटर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 ml आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। टाइटर वैल्यू का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ दैट रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन। In question number 44 is given 1.149 gram of a sample containing KCl NH4Cl and heated until constant weight। तो आप इसमें जानते हो कि NH4Cl की प्रॉपर्टी कैसे होगी, सब्लिमेशन वाली। NH4Cl हमारा सब्लिमेशन शो करेगा। तो इसका मतलब अगर हम हीट करके कांस्टेंट वेट पे पहुंचेंगे तो ये वो कंडीशन होगी जहाँ पे NH4Cl पूरा पूरा वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर जा चुका होगा। अब सैंपल में केवल क्या बचा होगा, KCl। क्या लिखा है, द रेजिड्यू इज डिसॉल्व्ड इन 20 ml ऑफ N/10 AgNO3। ये रिएक्शन किससे हो रही होगी, KCl से। तो KCl रिएक्ट्स विद AgNO3, तो ये काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया, NO3 प्लस AgCl। इसमें जितने मिलीमोल्स ऑफ AgNO3 यूज होगा एक्जैक्टली उतने ही मिलीमोल्स ऑफ KCl प्रेजेंट होगा। तो ये 20 इंटू 1/10 AgNO3 का एन फैक्टर 1 होगा, सॉल्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये 2 मिलीमोल आ गए टेक्निकली। तो यहाँ से आपके पास अमाउंट ऑफ KCl निकल आएगा। कैसे, KCl के 2 मिलीमोल है, तो 2 इंटू 10⁻³ मोल्स हो गए इंटू मोलर मास ऑफ KCl। KCl का मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो इट विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl इज 39 प्लस 35.5 करना है, 74.5। ये आपका मास आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू 0.149 ग्राम बन गया आपके लिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.149 ग्राम। तो उसने बोला हुआ वेट ऑफ NH4Cl इन द सैंपल, टोटल वेट आपको दे रखा है। तो यहाँ से अमाउंट ऑफ, अगर NH4Cl कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू 1 माइनस 0.14 सॉरी टोटल वेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.149 माइनस 0.149 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ग्राम अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।
Question number 45 is given for a given mixture of NaCO3, Na2CO3, volume of given HCl required XmL with phenolphthalein indicator, further YmL required with methyl orange indicator. Hence the volume of HCl for complete reaction with NaHCO3. तो देखो उसने वही लिखा है फर्दर YmL, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूएशन वाला टाइट्रेशन हो गया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3 को तो आप A एज्यूम कर लो और मिलीमोल्स ऑफ NaHCO3 को B एज्यूम कर लो। तो हमारी रिएक्शन के हिसाब से पहले केस में जो मिलीमोल्स ऑफ HCl लगेगा दैट इज, आप HCl की मोलारिटी या नॉर्मलिटी N1 या M1 कुछ भी मान लो, तो मोलारिटी ऑफ HCl लेट्स से M1 इंटू वी इक्वल टू, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ XmL, सो M1 इंटू X इज इक्वल टू, फिनॉक्सिन इंडिकेटर के केस में ये वैल्यू A के इक्वल आएगी और फिर इसी टाइट्रेशन को कंटिन्यूएशन में ले जाएंगे तो M1 इंटू वाई की वैल्यू A प्लस बी हो जाएगी। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो B की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो B की वैल्यू आ जाएगी M1 इंटू वाई माइनस एक्स। तो उसने बोला वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विद NaHCO3, NaHCO से न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना लगेगा, B मिलीमोल। तो यहाँ से आंसर बन जाएगा हमारे लिए y माइनस एक्स, विच इज D। समझ आया? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन में देखो फिर से गिवन है सॉल्यूशन कंटेन्स Na2CO3 एंड NaOH by using phenolphthalein indicator 25 ml of mixture requires 20 ml of 0.005 m HCl for the endpoint. If methyl orange indicator is used, 25 ml of the mixture requires 25 ml of 0.005 n HCl. आपको मोलारिटी ऑफ NaOH एंड Na2CO3 रिपोर्ट करना है। तो फिर से वही सेम प्रोसीजर, आपको दोनों के मिली मोल्स अज्यूम कर लेने। डबल इंटीग्रेटेड टाइट्रेशन का बिल्कुल सेट पैटर्न है, वैसे ही करोगे तो जल्दी कर पाओगे। तो मिली मोल्स ऑफ Na2CO3 आई हैव अज्यूम्ड एज A एंड मिली मोल्स ऑफ NaOH आई हैव अज्यूम्ड एज C। तो जब फिर ऑक्सीजन इंडिकेटर के साथ टाइट्रेशन करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी A प्लस सी इज इक्वल टू 20 इंटू 0.005 और मिथाइल इंडिकेटर के साथ टाइट्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस सी इज इक्वल टू 25 इंटू 0.005, राइट। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 0.005 और C की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 0.005। अब कॉन्सेंट्रेशन लिखना है तो मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml कर दो। यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2CO3 अगर हम लिखेंगे तो आएगा 5 इंटू 0.005 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इज 25 ml। दिस इज व्हाट वी हैव यूज्ड फॉर एवरी टाइट्रेशन। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 0.001 m और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH लिखेंगे अगर हम तो आ जाएगा 15 इंटू 0.005 बाई 25, की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 0.003 m। तो इसका आंसर जो है हम बी रिपोर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो सब्सटेंस है, एक NaHC2O4 है और एक है KHC2O4 डॉट H2C2O4। तो अब इनको दोनों सब्सटेंसेस को हमें एक बार KMnO4 से टाइट्रेट करना है, एक बार NaOH से टाइट्रेट करना है। तो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि जब आप इसको एज एन एसिड यूज़ करोगे तो इसमें रिप्लेसेबल एच 1 है और इसमें रिप्लेसेबल एच 3 है। और जब आप इनको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करोगे तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट देखो +3 से +4 जाएगा और यहाँ भी +3 से +4 जाएगा। तो पहले वाले केस में केवल 2 ही कार्बन है तो n फैक्टर 2 होगा, दूसरे वाले केस में टोटल 4 कार्बन है तो n फैक्टर 4 हो जाएगा। इतना समझ गया पहले। अब आप एक एक करके स्टार्ट कर लो। तो पहले केस में देखेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ, उसमें लिखा है it requires equal volume of 0.2 n KMnO4 and 0.12 n NaOH separately, then the molar ratio of these two substances. तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHC2O4 is equal plus मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KHC2O4 डॉट H2C2O4 जो है ये दो अलग अलग केस में डील करना पड़ेगा। अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करेंगे तो ये मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 के इक्वल भी करना पड़ेगा और एक बार मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के इक्वल कराना पड़ेगा। तो जब आप KMnO4 के इक्वल कराओगे तो हम आपको बताया था मैंने, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मिली मोल से सॉल्व करना चाहिए, हमेशा सेफ साइड यही होती है। क्योंकि आपसे बाद में भी मोलर रेशियो ही पूछा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको A मिली मोल एज्यूम कर लो, उसको B मिली मोल एज्यूम कर लो।
व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अ इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन होगी हमारे पास a इंटू वन, सॉरी पहले रेडॉक्स राइटेशन लिख रहे हैं, सो a इंटू टू प्लस b इंटू फोर इज इक्वल टू 0.2 इंटू बी। दूसरे केस में फिर से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHC2O4 प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KHC2O4 डॉट H2C2O4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH कर देंगे। तो NaOH से टाइट्रेट करेंगे तो इसका एन फैक्टर 1 है, और इसके केस में एन फैक्टर 3 है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0.12 इंटू बी। ठीक है, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स का केस हो गया। तो सिंपली सबसे पहला काम क्या करो, रेशियो ले लो डायरेक्टली। सो अप्लाई द रेशियो, इट बिकम्स 2a प्लस 4b अपॉन a प्लस 3b इक्वल टू 1/6, नॉट 1/6, इट बिकम्स 20/12, यानी कि 4/5। 20/12, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5/3, ये आएगा पहले सॉल्व होकर। तो सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी का रेशियो निकाल लो। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए टू बी की वैल्यू सॉल्व होकर 3:1 आ जाएगी। है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखो। क्वेश्चन नंबर 48 में गिवन है a sample containing HASO2 weighing 3.78 gram is dissolved and diluted to 250 ml in the volumetric flask. 50 ml is withdrawn with the pipette and titrated with 35 ml of 0.05 m I2. Calculate the percentage of HASO2 in the sample. तो देखो एक्चुअली में आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन है ये, अगर आप इसको पहचान रहे होंगे। दिस इज आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, क्योंकि इसमें आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन नोन है और हमें HASO2 की कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो द टेक्निक है, सबसे पहले मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन जो होंगे वो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HASO2 को इक्वल करेंगे, और मिली इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन हो जाएगा 35 इंटू 0.05 इंटू एन फैक्टर 2, एंड दिस इज फॉर 50 ml सैंपल। जबकि एक्चुअल सैंपल हमारे पास कितना है, 250 ml। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HASO2 इन 250 ml सैंपल अगर निकालेंगे तो 50 ml सैंपल में आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 250 ml सैंपल में इसका कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स सीधे सीधे। So 35 into 0.05 into 2 into 250/50। अब रिएक्शन में अगर एन फैक्टर प्रेडिक्ट करना है तो HASO2 ऑक्सीडाइज होगा आयोडीन से। तो यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सीजन स्टेट अगर आप चेक करोगे तो +3 आ रहा होगा। आप जानते हो आर्सेनिक हायर ऑक्सीजन स्टेट +5 में जाएगा, तो HASO2 का एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो मिली मोल्स में अगर आप मिली इक्विवेलेंट्स को एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो मिली मोल्स आ जाएंगे। तो मिली मोल्स ऑफ HASO2 अगर हम रिपोर्ट करेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा 35 इंटू 0.05 इंटू 5, और यहाँ से इसका अमाउंट निकाल लो मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई करके। मॉलिक्यूलर मास 108 दिया हुआ है, तो आ जाएगा 35 इंटू 0.25 इंटू 108/1000, और फिर यहाँ से परसेंटेज रिपोर्ट कर लो। परसेंटेज अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35 इंटू 0.25 इंटू 108 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3.78 दे रखा है, तो उसको फर्दर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा सॉल्व होके। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 25%, एंड दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में गिवन है मिक्सचर ऑफ NaHCO3 Na2CO3 is 1:1 molar ratio, requires volume of HCl Xml with methyl orange and YmL with phenolphthalein indicator in a given titration, the relationship between X and Y। तो अब देखो, अगर ये 1:1 मोल रेशियो है तो NaHCO3 को भी आप A मिलीमोल एज्यूम कर लो और Na2CO3 को भी A मिलीमोल एज्यूम कर लो। तो जब फेनोफ्थलीन के साथ इक्वेशन होगी तो A विल बी इक्वल टू X इंटू M1, सॉरी फेनोफ्थलीन में Y दे रखा है, तो फेनोफ्थलीन के साथ इक्वेशन होगी तो Y इंटू M1,
और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ लिखेंगे तो A + 2A इज इक्वल टू x इंटू M1। यहाँ से रेशियो ले लो तो आ जाएगा y/x इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से x इक्वल टू 3y बन जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड विद वाटर, द सॉल्यूशन इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 26.7 ml ऑफ 0.4 and NaOH, द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन द सैंपल। तो देखो 0.5 ग्राम ऑफ H2SO4 में हमने कुछ वाटर ऐड किया होगा, सॉरी 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ओलियम हो गया, तो 0.5 ग्राम ओलियम में आपने कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया है और इससे प्योर H2SO4 बनाया हुआ है। जितना भी अमाउंट ऑफ प्योर H2SO4 बनेगा उसी से हम लोग लेवलिंग डिसाइड करते हैं। तो जब आप इसको NaOH से टाइट्रेट करेंगे तो जो प्योर H2SO4 बना है वही न्यूट्रलाइज होगा। तो वी कैन राइट मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ प्योर H2SO4। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ प्योर H2SO4। तो ये वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 इंटू 26.7। अब यहाँ से हम अमाउंट ऑफ प्योर H2SO4 निकाल लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ प्योर H2SO4 विल बी मिली इक्विवेलेंट्स इसके 0.4 इंटू 26.7 है। H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है तो ये मिली मोल्स हो गए। 0.4 इंटू 26.7 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि H2SO4 का एन फैक्टर 2 है, और इस पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो ये मोल्स हो गए और इंटू 98 कर लो, ये इसका अमाउंट हो गया। तो आपको इसको सॉल्व करके पहले प्योर H2SO4 का अमाउंट निकाल लेना है। प्योर H2SO4 के केस में से ओलियम का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा, और इस अमाउंट ऑफ वाटर से हम लोग परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 निकाल लेंगे। तो देखो अमाउंट ऑफ H2SO4 सॉल्व हो क्या रहा है 0.52332, तो इससे अमाउंट ऑफ वाटर एडेड है पता चल गया। 0.5 ग्राम सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से तो 0.02332 हो गया। तो सिंस फॉर 0.5 ग्राम ओलियम, since for 0.5 gram of oleum, since for 0.5 gram oleum water added is 0.02332, so for 100 gram oleum it will be 0.02332 by 0.5 into 100। अब जितना वाटर ऐड करा है इससे आप अमाउंट ऑफ SO3 निकाल लो तो आपको लेवलिंग पता चल जाएगी। ठीक है, लेवलिंग भी पता चल जाएगी, या परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 निकालना है तो वो भी निकल आएगा। यहाँ से जितने मोल वाटर आएगा उतने ही मोल SO3 होगा। तो आपने सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लिए, मोल्स पे SO3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट ऑफ SO3 आ गया। 100 ग्राम ओलियम में जितना SO3 होगा दैट विल बी परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। सो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 सॉल्व हो जाएगा 20.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, it's given if a gram of mass of NaCO4 requires to neutralize 100 ml of 0.2 m NaOH and b gram that requires to reduce 100 ml of 0.02 m KMnO4 in acid medium, then तो फिर से देखो कि NaCO4 है तो उसका एन फैक्टर दो अलग अलग केस में अलग अलग हो जाएगा। तो अगर हमारे पास NaCO4 है और आप इसे एसिड की तरह यूज़ करेंगे तो इसका एन फैक्टर 1 लिखेंगे, और इसको अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करेंगे तो इसका एन फैक्टर 2 लिख लेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट में कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +3 से +4 जाएगा और हमारे पास 2 कार्बन है। ठीक है, तो एन फैक्टर 2 रिपोर्ट करेंगे, और एन फैक्टर एसिड के केस में एक एच रिप्लेसेबल है तो रिप्लेसेबल एच अगर 1 है तो एन फैक्टर 1 लिखेंगे। समझ गया ना पहले एन फैक्टर का केस, बस अब सिंपली सॉल्व कर लो। पहले NaOH के केस में लिखेंगे तो a ग्राम ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज दिस मच, तो हमने इसका सीधे सीधे अगर मोल लिख लें तो A/, मॉलिक्यूलर वेट ये इसके मोल हो गए, एन फैक्टर 1 ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। इसको किसके इक्वल करना है NaOH के, सो इट इज 100 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ क्योंकि मोलारिटी इंटू वॉल्यूम एंड ml से मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स में 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यही काम KMnO4 के साथ कर लो।
तो KMnO4 के केस में बोल रहा है B ग्राम रिक्वायर्ड दिस मच दिस, तो B बाय मॉलिक्यूलर वेट ये इसके मोल्स हो गए। अब की बार n फैक्टर 2 ले लेंगे। KMnO4 के केस में मिली इक्विवेलेंट्स लिखेंगे तो 0.02 इंटू n फैक्टर 5 इंटू 100, ये इसके मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁻³ कर दो। ये देखो दो इक्वेशन का केस हो गया। आपको ए और बी का रिलेशन लिखना है तो सिंपली रेशियो ले लो, ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी। A/2B इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.02 इंटू 5। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो A इज इक्वल टू 4B आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन में देखो, it's given the ammonia involved from the treatment of 0.3 gram of organic compound for the estimation of nitrogen by was passed in 100 ml of 0.1 m sulfuric acid. The excess of acid required 20 ml of 0.5 m sodium hydroxide solution for complete neutralization. The organic compound is, तो मतलब बेसिकली पहले आप इस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करो और फिर जो नीचे गिवन कंपाउंड्स है उनके अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज कंपेयर कर लो, तो जिससे मैच कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH लग रहा है वो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस और H2SO4 हो गया। तो पहले स्टेप में मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, आपको ये चीज़ समझ में आने लगी होगी। टाइट्रेशन का क्वेश्चन रिवर्स सॉल्व किया जाता है तो बेसिकली बैक टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाया है। सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो है वो हमारा है 20 इंटू 0.5 यानी कि 10। तो ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस ऑफ H2SO4 हो जाएगा, क्योंकि जितना एक्सेस एसिड था उसी को तो इसने न्यूट्रलाइज करा है। और कॉन्सेप्ट यही है कि मिली इक्विवेलेंट उन्हीं दो सब्सटेंस के इक्वल होते हैं जो एक दूसरे को एक्जैक्टली न्यूट्रलाइज करते हैं। तो NaOH ने एक्सेस ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज किया हुआ है तो ये वैल्यू 10 हो गई। अब आप मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 आपको ऑलरेडी पता है, सो इट्स गिवन 100 इंटू 0.1 इंटू n फैक्टर 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 20। तो जो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 ऐड किया वो 20 और उसमें से एक्सेस 10 था, तो इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर अमोनिया पता चल गया। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर अमोनिया पता चल गया, तो ये 10 आ जाएगा। 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 टोटल था, 10 मिली इक्विवेलेंट एक्सेस था, तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर अमोनिया कितना आ जाएगा 10। बस यही मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया हो गया, तो अमोनिया का n फैक्टर भी 1 होता है तो मिली मोल्स ऑफ अमोनिया हो गया, और यही मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया सीधे सीधे। यहाँ से अगर हम सीधे लिखे तो मिली मोल्स ऑफ n पता चल गया आपको 10, क्योंकि जितने मिली मोल अमोनिया होगा उतने मिली मोल नाइट्रोजन होगा। अमोनिया फॉर्मूला है NH3 तो उसमें एक ही नाइट्रोजन है। तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रिपोर्ट करेंगे तो ये 10 इंटू 10⁻³ मोल हो गया, इंटू मॉलिक्यूलर इसका एटॉमिक मास लिखेंगे 14, ये टोटल मास हो गया, और सैंपल में 0.3 ग्राम टोटल मास है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये 140/3% आपका आंसर हो गया। अब जो गिवन कंपाउंड्स है उनमें इस परसेंटेज को चेक कर लो। तो सबसे पहले हमने यूरिया का केस चेक करा। यूरिया के केस में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालेंगे तो आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के टाइम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना सीखा हुआ है। तो यूरिया के केस में नाइट्रोजन 28 ग्राम है, टोटल मास इसका 60 है, इंटू 100 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 140/3% आ गया। ये ऊपर वाले डेटा से मैच कर रहा है, इसके आंसर ए हो जाएगा। अगर ये मैच नहीं करता तो फिर अगले वाले कंपाउंड को चेक करते हैं, लाइकवाइज विल चेक ऑल। जिस केस में परसेंटेज मैच कर जाता वही आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। इट्स गिवन 0.7 ग्राम ऑफ ammonium sulfate is boiled with 100 ml of 0.2 NaOH solution till all the NH3 is evolved. The remaining solution was diluted to 250 ml. 25 ml of the solution was neutralized using 10 ml of 0.1 and H2SO4 solution. Percentage purity of ammonium sulfate. तो अब देखो दो रास्ते हैं, या तो अमोनियम सल्फेट की प्योरिटी एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर बैक प्रोसेस से स्टार्ट करें। टाइट्रेशन में आपको पता है रिवर्स प्रोसेस से स्टार्ट करना होता है, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे कर सकते हो। तो हम लोग चलो सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। तो लेट प्योरिटी इज X%। अगर प्योरिटी X% है तो प्योर अमोनियम सल्फेट हमारे पास आ गया। प्योर अमोनियम सल्फेट विल बी 0.7 इंटू X/100। अब उसने बोला हुआ है इसको बॉईल किया गया 100 ml 0.2 NaOH से, जिससे कि पूरी अमोनिया बाहर निकल जाए। The resulting solution was diluted to 25 ml and 25 of the solution is neutralized with
100 ml ऑफ 0.1 N H2SO4। उस प्रोसेस से जितनी भी अमोनिया बाहर निकली है, ठीक है, till all the ammonia is evolved, the remaining solution was diluted to 250 ml, 25 of the solution neutralized using 0.1 NaH2SO4। तो उसका मतलब जितना NaOH बचा है वही H2SO4 से न्यूट्रलाइज कराया गया। तो अगर रिएक्शन के टर्म में आप थोड़ा समझो तो दिस इज NH4 whole twice SO4, it's treated with NaOH, will convert to Na2SO4 plus ammonia and water। ये आउटकम आएगा इस रिएक्शन का। सो अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो इट विल फॉर्म Na2SO4 अमोनिया एंड वाटर। तो जितने भी मोल अमोनियम सल्फेट है हमारे पास उसका डबल NaOH यूज होगा, राइट। तो NaOH कितना यूज हो गया ये पता चल गया आपको। तो 100 इंटू 0.2 में से वो सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचा हुआ अमाउंट है उसको NaOH से न्यूट्रलाइज कर दो। एक रास्ता तो ये था। या फिर अगर आप टाइट्रेशन के प्रोसेस से चलो तो रिवर्स प्रोसेस से चलना शुरू हो जाओ। ये समझ गए ना, इस तरीके से तो सीधे मोल से सॉल्व हो जाएगा। अगर ये तरीका नहीं लगाना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 किया जाएगा 10 इंटू 0.1 यानी कि 1। और जितने मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 है ये हमने यूज किया है फॉर 25 ml सैंपल। तो यही चीज मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एक्सेस NaOH हो गया। तो इसको 1 मिली इक्विवेलेंट तो आएगा 25 ml सैंपल के लिए, बट एक्चुअल सैंपल कितना है 250। तो इंटू 250 बाय 25 कर लो तो ये फॉर 250 ml सैंपल हो गया। अब मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH लिख लो। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH है अपने पास 100 इंटू 0.2 यानी कि 20। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH used for ammonium sulfate, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH used for अमोनियम सल्फेट अगर हम लिखेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होकर कितनी आ जाएगी 10 मिलीमोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। कितना आ गया 10, राइट। अब अमोनियम सल्फेट को हम NaOH से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, राइट। तो जितने मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH आया अमोनियम सल्फेट उसका हाफ हो जाए, उस मिली इक्विवेलेंट्स में तो इक्वल हो जाएगा। बट अगर उसका एन फैक्टर चेक करेंगे तो ये +2 वाला सॉल्ट है, तो एन फैक्टर 2 काउंट करेंगे तो उसके मिलीमोल्स इसके हाफ लिखेंगे। तो यहाँ से आप अगले स्टेप में लिख सकते हो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनियम सल्फेट इज इक्वल टू 10। तो मिली मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट अगर रिपोर्ट करेंगे तो ये 10/2 यानी 5 हो गया। तो इसका अमाउंट लिख लो। तो अमाउंट ऑफ प्योर अमोनियम सल्फेट ये 5 इंटू 10⁻³ मोल हो गया इंटू मोलर मास। मोलर मास बताओ सब्सटेंस का कितना आएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट इज मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट इज 132 आएगा शायद ना, इट इज आई थिंक 132। ये इसका मोलिकुलर मास हो गया। तो मोल्स आ गया, अमाउंट आ गया। इसके 8% प्योरिटी निकाल लो। 5 इंटू 10⁻³ इंटू 32/0.7 इंटू 100। उसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गया ना क्वेश्चन। तो मैंने पहले इस सवाल को मोल कॉन्सेप्ट से करने का तरीका बताया। आप पूरी बैलेंस इक्वेशन लिख लेते फर्स्ट गो में, तो आप इस पूरे सवाल को मोल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते थे। अदरवाइज मैंने आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सिखाया। तो ये दो अलग अलग मेथड हो गए। पहले मेथड में मोल कॉन्सेप्ट से करते तो जो अमाउंट मिली मोल्स ऑफ पहले अमोनियम सल्फेट निकालते, उससे NaOH के मोल्स निकालते जो रिएक्ट हुए, टोटल में से सब्ट्रैक्ट अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेते और उसको H2SO4 के इक्वेट कर देते। तो दैट वुड हैव आल्सो बीन अ टेक्निक। बट अगर आपको इक्विवेलेंट से करना था तो मैंने बताया था इक्विवेलेंट के क्वेश्चन को रिवर्स स्टार्ट किया जाता है। पहले मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, फिर एक्सेस NaOH, फिर एक्चुअल NaOH, फिर अमोनियम सल्फेट, फिर उसका अमाउंट, बाद में परसेंटेज प्योरिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 में देखो, इट्स गिवन MnO2 on ignition converts to Mn3O4
A sample of pyrolusite having 75% MnO2, 20% inert impurities and rest water is ignited in air to a constant weight. What percentage of manganese is in the ignited sample? देखो हो क्या रहा है कि जब आपने उसको कांस्टेंट वेट तक हीट किया, मतलब पूरा का पूरा वाटर एवेपोरेट हो गया होगा, प्लस जो MnO2 है वो Mn3O4 में कन्वर्ट हो गया होगा। इनर्ट इम्प्योरिटी के मास में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्टार्टिंग सैंपल लेट से 100 ग्राम है। सो लेट इनिशियली इट इज 100 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम है तो इसमें 75 ग्राम MnO2 हो गया, 20 ग्राम इनर्ट इम्प्योरिटी हो गई और 5 ग्राम वाटर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा 100 एज्यूम करने का बेनिफिट। कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी और कोई खास एडवांटेज नहीं है। अब आपने इसको इग्नाइट करा तो आपको उसका फाइनल वेट कैलकुलेट करना है। तो प्रोसीजर है इसके, जो MnO2 है वो बेसिकली Mn3O4 में कन्वर्ट हुआ है। यहाँ पे आप मैग्नीज एटम कंजर्व करा के आप बता सकते हो कि यहाँ पे 3 मोल MnO2 कंज्यूम किया होगा, तब 1 मोल ऑफ Mn3O4 फॉर्म हुआ होगा। 3 मोल्स ऑफ MnO2 जब कंज्यूम करेंगे तो उससे 1 मोल ऑफ Mn3O4 फॉर्म होगा। उसका अमाउंट 75/87 मोल्स था। उसका मोल्स 1/3 इंटू 75/87 आ जाएगा, राइट। और अगर इसके मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपको अमाउंट ऑफ Mn3O4 पता चल जाएगा। दिस इज 25/87 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ Mn3O4 लिख लीजिए सबसे पहले। ये शायद 229 आएगा मेरे समझ से, तो मॉलिकुलर मास कंफर्म करिए। ये अमाउंट ऑफ Mn3O4 आ गया। इसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ इग्नाइटेड सैंपल अगर निकालेंगे तो इग्नाइटेड सैंपल में से वाटर तो एलिमिनेट हो गया है, 20 ग्राम इनर्ट इम्प्योरिटी और बची थी, तो वो इसमें ऐड कर दीजिए बस। तो 25/87 इंटू 229, ये तो Mn3O4 का मास हो गया, ठीक है। प्लस इसमें 20 ग्राम जो इनर्ट इम्प्योरिटी थी वो टोटल सैंपल हो गया। अब उसने परसेंटेज ऑफ मैग्नीज रिपोर्ट करना है। तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीज अगर रिपोर्ट करेंगे तो मैग्नीज के मोल्स तो उतने ही आएंगे जितने मोल MnO2 था, क्योंकि मैग्नीज तो कंजर्व्ड है। तो मोल्स ऑफ मैग्नीज विल बी 75/87 इंटू 55, ये अमाउंट ऑफ मैग्नीज हो गया। और टोटल वेट सैंपल का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 25/87 इंटू 229 प्लस 20 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो सॉल्व करिए तो आप मैग्नीज का परसेंटेज निकाल लीजिए, क्योंकि मोल्स ऑफ मैग्नीज उतना ही होगा जितना MnO2 के मोल्स थे, क्योंकि मैग्नीज कंजर्व है, या बेटर टू से MnCO4 के मोल्स का 3 टाइम्स होगा। वो एक ही बात है, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। मैग्नीज के मोल्स को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो तो अमाउंट ऑफ मैग्नीज आ जाएगा। टोटल अमाउंट आप सैंपल का निकाल चुके हैं, उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 55.24%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66. It's given 20 ml of impure MgANH4PO4 on strong heating produces a gas. The gas is dissolved in water and on titration consumes 10 cc of 2M pyrophosphoric acid for complete reaction. The percentage purity of magnesium ammonium phosphate is. तो देखो आप इजीली बता सकते हो कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को जब हम हीट करेंगे तो उससे जो गैस बाहर निकलने वाली है वो अमोनिया होगी। और ये आप थोड़ा लॉजिक से भी समझ सकते हो, क्योंकि अगले स्टेप में देखो उसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड से न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, तो उसका मतलब सर्टेनली जो गैस चाहिए वो एल्कलाइन चाहिए, राइट। तो अगर हम स्टार्टिंग में इसके A मिलीमोल अज्यूम कर लें तो इसके A मिलीमोल ही फॉर्म होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन कंजर्व्ड है। तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट में जितनी नाइट्रोजन है उतना ही तो अमोनिया बनेगा। तो अगर इनिशियल सैंपल के A मिलीमोल्स हैं तो अमोनिया भी A मिलीमोल्स हो गया हमारे लिए। अब जो अमोनिया है वो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड से पायरोफॉस्फोरिक एसिड से न्यूट्रलाइज हो रही है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज pyrophosphoric acid is pyrophosphoric acid हमारे लिए हो जाएगा H4P2O7, यानी कि इसका N फैक्टर 4 यूज करेंगे, 4H प्लस रिप्लेसेबल है। तो जब ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड से न्यूट्रलाइज करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड।
मिलीक्यूलेंट्स ऑफ अमोनिया विल बी इक्वल टू मिलीक्यूलेंट्स ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो अमोनिया के ए मिलीमोल्स हैं एन फैक्टर 1, पायरोफॉस्फोरिक एसिड हम लोगों ने यूज़ किया है 10 ml 2m एन फैक्टर 4। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 की ए की वैल्यू आ जाएगी 80 मिलीमोल्स। जितने मिलीमोल अमोनिया है एक्जैक्टली उतने ही मिलीमोल्स ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम पायरोफॉस्फेट है, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है, तो उसका अमाउंट निकाल लो। यहाँ से अमाउंट ऑफ MgNH4PO4 निकालेंगे अगर हम, ये आ जाएगा 80 इंटू 10⁻³ मोल्स हो गए, और इसके मॉलिक्यूलर मास से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये शायद 137 आ जाएगा, इतना अमाउंट आ गया। अब 20 ग्राम इनिशियल था तो परसेंटेज प्योरिटी रिपोर्ट करेंगे। तो इस 80 इंटू 137 इंटू 10⁻³ इंटू 100, ये सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। ये सॉल्व होकर 54.8% आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 70th क्वेश्चन लिखा 1 ml of gaseous aliphatic compound CnH3nOm is completely burned in excess of oxygen. The contraction in volume, उसका फॉर्मूला लिखो पहले। CnH3nOm है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी। फाइनली n मोल्स ऑफ CO2 एंड 3n/2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा। पहला काम इक्वेशन बैलेंस करके लिखना है। n मोल्स ऑफ CO2 एंड 3n/2 मोल्स ऑफ वाटर लगेगा। तो अब राइट साइड की अगर ऑक्सीजन काउंट करोगे तो आ जाएगा 2n प्लस 3n/2। ठीक है, और उसमें से m सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये वैल्यू आ जाएगी 7n/2 माइनस m इंटू 1/2। आप बैलेंसिंग चेक करो सबसे पहला काम। ये हमारी इक्वेशन देखो हमने बैलेंस करी सबसे पहले। राइट हैंड साइड में जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है दैट इज 7n/2। लेफ्ट हैंड साइड में m ऑक्सीजन ऑलरेडी है, उसको सब्ट्रैक्ट करा और फार्मूला O2 है इसलिए हाफ से डिवाइड कर दिया, तो ये ऑक्सीजन आइटम दोनों तरफ बैलेंस हो गए। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर इसका 1 ml कंज्यूम करेंगे तो ये 7n/4 माइनस m/2 ml कंज्यूम होगा, और इससे n ml इसका फॉर्म हो जाएगा। वाटर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको बताया था एडियोमेट्री में वाटर को लिक्विड कंसीडर किया जाता है, इसलिए एडियोमेट्रिक कैलकुलेशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम का मतलब होता है रिएक्टेंट के वॉल्यूम में से प्रोडक्ट का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 प्लस 7n/4 माइनस m/2 माइनस n। इसको सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 1 प्लस 7n/4 माइनस m/2 माइनस n करेंगे, ये सॉल्व हो क्या जाएगा 1 प्लस 3n/4 माइनस m/2। तो उसका आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। चेक कर लीजिए एक बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71। Question number 71 is given 40 ml of a gaseous mixture of CO and C2H4, C2H2 is mixed with 100 ml of oxygen and burnt. The volume of gas after combustion is 105 ml. Calculate the composition of the original mixture. तो फिर से वीडियोमेट्री के क्वेश्चन में इसको आप AML कंसीडर कर लो, तो C2H2 अपने आप 40 माइनस AML हो गया। इसके बाद दोनों के कंबशन की इक्वेशन बैलेंस करके लिखो, तो CO प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स CO2। उसका AML इसके A/2 ml से रिएक्ट करके इसका AML फॉर्म कर लेगा। दूसरी रिएक्शन C2H2 के साथ लिखेंगे तो C2H2 प्लस O2 गिव्स 2CO2 प्लस वाटर, ये 5/2 हो गया। ये 40 माइनस A कंज्यूम हो रहा है, ये 5/2 टाइम्स 40 माइनस A कंज्यूम होगा, और ये 2 टाइम्स 40 माइनस A फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से लिखा है 40 ml of gaseous mixture of CO and C2H2 is mixed with 100 ml of oxygen and burnt the volume of the gases after combustion is 105 ml। तो combustion के बाद जो gases होंगी वो क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन लेफ्ट होगा और एक CO2 फॉर्म होगा। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म जो है वो 105 ml होगा आपके लिए। इसी वैल्यू को ठीक से लिख लो।
तो जो ऑक्सीजन लेफ्ट है वो कितनी होगी, 100 ml में से A/2 और -5/2 टाइम्स 40 माइनस ए, इतनी तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई, तो बची हुई ऑक्सीजन ही हो गई, प्लस जो CO2 फॉर्म हुआ दैट इज A+2 टाइम्स 40 माइनस ए, ये वैल्यू अपने लिए 105 ml है। यहाँ से सॉल्व करके आपको ए निकालना है, तो दोनों गैसेस के कॉम्पोजिशन आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, करिए सॉल्व। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फर्दर ए की वैल्यू 25 ml आ जा रही है, इससे आपको पता चल गया कि 25 ml CO हो गया और 15 ml C2H2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 में लिखा है गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, द मोल रेशियो ऑफ X:2, Y:Z which is completely burnt in excess of oxygen produces। तो देखो, अगर मोल रेशियो X:2, Y:Z है तो हम इसका फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है दैट वी कैन राइट CXHYNZ। अगर मोल रेशियो पता होता है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला डायरेक्टली पता चल जाता है। तो CXHYNZ का अगर कंबशन करा रहे हैं हम लोग, कंप्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन, तो उससे x मोल्स ऑफ CO2, y/2 मोल्स ऑफ वाटर और नाइट्रोजन गैस बनेगी Z/2। ध्यान से देखना, यहाँ Z है, ये 2 नहीं समझ लेना, दिस इज Z। तो नंबर ऑफ, और आपको बताया था कि कंबशन में नाइट्रोजन का कंबशन तब तक नहीं किया जाता है जब तक क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन ना करी जाए कि आपको नाइट्रोजन बर्न करना है। नाइट्रोजन को ऑलमोस्ट इनर्ट गैस की तरह ट्रीट किया जाता है रेडियोमेट्रिक एनालिसिस में। अब देखो, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि ये मोल रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं रखा है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2x y और z भी हो सकता था, तो इट डिपेंड्स। इसलिए हमें रेशियो के टर्म में आंसर पता चलेगा। अच्छा, और दूसरी चीज़, इडियोमेट्री में जो वाटर फॉर्म होगा वो लिक्विड फॉर्म में फॉर्म होगा, ये गैसियस फॉर्म में फॉर्म होगा और ये गैसियस फॉर्म में फॉर्म होगा। अब आप ऑप्शन चेक कर लो। तो अगर हम इसमें स्टार्ट करेंगे तो रेशियो ऑफ CO2, वाटर एंड नाइट्रोजन लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, CO2 गैसियस, वाटर लिक्विड और नाइट्रोजन गैसियस। अगर इस रेशियो को लिखेंगे तो ये X:2, Y/2 Z/2 बनेगा। हम आंसर को लिख सकते हैं X वॉल्यूम ऑफ CO2 गैसेस, Y/2 वॉल्यूम ऑफ वाटर लिक्विड एंड Z/2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैसेस। बताइए बात, दैट वे वी कैन राइट। बट इसमें ध्यान रखना है कि वाटर को अगर लिक्विड फॉर्म में कंसीडर करोगे तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल की कंडीशन नहीं लगेगी। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल की कंडीशन केवल गैसेस के केस में होती है, तो यहाँ वाटर लिक्विड की जगह वाटर गैसेस लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको वॉल्यूम के टर्म में नहीं लिख सकते, ये वाटर गैसियस ही होना चाहिए। तो उसके आंसर में थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ पे वाटर गैसियस कर लो, नहीं तो ये चीज़ सही नहीं हो पाएगी। क्योंकि वॉल्यूम मोल्स के केस में तो ठीक है, एक्स मोल, वाई मोल, जेड मोल लिख सकते थे आप, बट वॉल्यूम y/2 मोल नहीं लिख सकते, क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स केवल गैसियस स्टेट में होता है। लिक्विड्स के केस में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल की कंडीशन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, जो वॉल्यूम का रेशियो है वही मोल्स का रेशियो केवल गैसेस के लिए वैलिड है, लिक्विड्स के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं हो पाएगी। उसके क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, बी ऑप्शन में जहाँ वाटर लिक्विड लिखा है ना, वहाँ वाटर गैसेस कर लो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखो। इट्स गिवन 41 ml of gaseous mixture of CO, CH4 and neon was exploded with 18 ml of oxygen. On cooling, the gases occupied is 44.5 ml. After treatment of KOH, the volume reduced to 9 ml. And again on treatment with alkaline pyragalol, the volume was further reduced. Percentage of CH4 in the original mixture. देखो, फिर से वही सेम काम, हमारे पास 3 गैसेज हैं, CO, CH4 and neon. So I can say this is AML, we can say this is BML, this is 41 minus A minus BML। पहले हमने तीनों गैसेस के वॉल्यूम सेट कर दिए। उसके बाद लिखा है was exploded with 80 ml of oxygen and not cooling gases occupied 44.5 ml। तो जो 44.5 ml है इसमें नियॉन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ऑक्सीजन लेफ्ट होगी। ऑक्सीजन लेफ्ट होगी, ये चीज़ कैसे कंफर्म हो रही है देखिए। इसमें लिखा ऑन ट्रीटमेंट ऑफ KOH विद द वॉल्यूम रिड्यूस बाई 9 ml, तो इससे पता चल रहा है कि CO2 फॉर्म जरूर हो रही है। एंड अगेन ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कलाइन पैरागोनॉल, वॉल्यूम इज फर्दर रिड्यूस, इससे पता चल रहा है कि ऑक्सीजन बच रही है, क्योंकि अल्कलाइन पैरागोनॉल में जो गैस ऑब्जॉर्ब होती है दैट इज ऑक्सीजन।
तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो 18 ml ऑक्सीजन दे रखी है वो सर्टेनली एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ तक समझ आया? मैंने कंबशन इक्वेशन लिखो तो CO प्लस हाफ O2 से CO2 फॉर्म होगा, तो AMl CO से A/2 ml ऑक्सीजन कंज्यूम होने के बाद AMl CO2 फॉर्म होगा, और BMl CH4 से 2B मोल ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होने के बाद B मोल ऑफ CO2 फॉर्म हो जाएगा। तो जो हमारे पास वॉल्यूम आफ्टर कंबशन कूलिंग लिखा हुआ है दैट इज 44.5 ml, दैट इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म प्लस वॉल्यूम ऑफ नियॉन है। ये वैल्यू अपने को 44.5 ml दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट लिखेंगे तो 18 ml ऑक्सीजन थी, उसमें से A/2 और 2B कंज्यूम हो गई है। वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म लिखेंगे तो वो A प्लस बी है, और वॉल्यूम ऑफ नियॉन लिखेंगे तो ये 41 माइनस A माइनस बी हो जाएगी। ये वैल्यू अपने को 44.5 दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारी ए और बी में एक इक्वेशन आ गई। उसका लिखा है आफ्टर ट्रीटमेंट विद केवल्स द वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाय 9 ml। तो यहाँ से आपको वॉल्यूम ऑफ CO2 पता चल गया 9 ml, जो कि हमारे इक्वेशन के हिसाब से A प्लस बी ml। वॉल्यूम हमारे पास जो CO2 का आ गया दैट इज 9 ml, तो दैट इज इक्वल टू एक्चुअली A प्लस बी। हम A प्लस बी की जगह 9 ml यूज कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में आप A प्लस बी की जगह 9 यूज करके A और B की वैल्यू निकालो। यहाँ से सॉल्व करोगे तो B की वैल्यू 20/3 ml आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज ऑफ CH4 लिखेंगे, ये आ जाएगा 20/3 इंटू 41/100। ये आपका परसेंटेज ऑफ CH4 आ गया, बिकॉज टोटल वॉल्यूम इज 41 ml, तो उससे आपका परसेंटेज आ जाएगा सॉल्व होकर, विच इज क्लोज टू 16%। इसका ऑप्शन सही कर लो, ये 16.26% आएगा। 15 क्लोजेस्ट आंसर तो ठीक है, बट ये करेक्ट नहीं है, इसलिए इसको सॉल्व करके सही से आंसर लिख लो, 16.26% आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। Question number 77 is given 0.75 mole of solid A4 and 2 moles of O2 were heated in a sealed vessel to produce only one gaseous compound B without leaving A4 and O2। मतलब दोनों completely consume हो जा रहा है। तो पहले इक्वेशन लिख लो, A4 प्लस O2 से एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो आपको निकालना है। इसका 0.75 मोल कंज्यूम हो रहा है और इसके 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, राइट। तो जो फाइनल, और उसने लिखा है इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा और कुछ भी A4 और O2 बच नहीं रहा है। Sealed vessel and produces only one gaseous compound B without leaving A4 or O2। After the compound in the vessel brought in the initial temperature, the pressure was found to be half of its initial pressure। तो pressure was found to be half of initial pressure, मतलब जो गैसियस मोल्स हैं वो हाफ हो गए। क्वेश्चन में देखो ये सॉलिड दे रखा है और ये गैसियस दे रखा है, तो अगर प्रेशर हमारा हाफ हुआ है तो उसका मतलब फाइनल गैसियस मोल्स जो हैं वो इक्वल टू हाफ ऑफ इनिशियल मोल्स हो जाएंगे, इनिशियल गैसेस मोल्स हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आई आपको पहले? तो देखो हमारे पास ऑक्सीजन के इनिशियली 2 मोल है, तो फाइनली 1 मोल भी बनना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से कंफर्म पता चल गया कि A4 सॉलिड से ऑक्सीजन गैसियस की रिएक्शन होने के बाद जो B बन रहा है, तो इसके 0.75 मोल से इसके 2 मोल रिएक्ट करने के बाद इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है। क्योंकि आपको बोला गया प्रेशर आधा हो गया, इसका मतलब मोल्स आधे हो गए, तो 2 मोल से 1 मोल बचेगा, और मोल्स गैसियस वाले काउंट करेंगे, सॉलिड की वजह से प्रेशर काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर फाइनल प्रोडक्ट 1 मोल ही बन रहा है तो बस उसमें एटम्स कंजर्व करने हैं सीधे सीधे। तो यहाँ वाली कैलकुलेशन से लिखोगे तो ये 3 एटम ऑफ ए हो गया, 3 मोल्स ऑफ एटम ए, और यहाँ से सॉल्व करके लिखेंगे तो ये 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया। तो उसका मतलब जो फाइनल कंपाउंड का फॉर्मूला होगा वो A3O4 हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 मोल ही बनाना है, एटम्स कंजर्व कर देंगे। तो 3 मोल एटम बी में भी चाहिए ए के, और 4 मोल एटम बी ओ के चाहिए, तो फॉर्मूला हमारा A3O4 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। समझ आई बात? पहले हमने मोल्स ऑफ बी निकाला और बाद में एटम्स कंजर्व कर दिए। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में देखो हमारे पास दो गैसेस हैं, एक CH4 और एक C2H4। दोनों का कंबशन करा रहे हैं तो इससे CO2 फॉर्म होगा और 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा, 2 मोल ऑक्सीजन कंज्यूम होगी। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो 2 मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा 3 मोल्स ऑफ O2 के साथ। तो मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड इथाइलिन आ रहा है वॉल्यूम रेशियो ऑफ X:2Y, तो अगर इसका XmL तो इसका YmL एज्यूम कर सकते हैं। टोटल वॉल्यूम 30 ml है, वही बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अलग से रख लेंगे। तो अभी अगर इसका ये X और ये Y है, ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स 40 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इससे XmL बन रहा है और इससे 2YmL बन रहा है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस वाई की वैल्यू 30 है और x प्लस 2y की वैल्यू 40 ml है। तो आप यहाँ से इजीली बता सकते हो x और y की वैल्यू। तो y यहाँ से 10 पता चल जाएगा और x की वैल्यू 20 पता चल जाएगी। अब उसने बोला हुआ है रेशियो उल्टा कर दिया है, y/x कर दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म जो आएगा आपकी बात वो आ जाएगा 2x प्लस वाई। उसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2x की जगह हो जाएगा 40 प्लस 10 यानी कि 50 ml। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप देखिए रेशियो अगर y/x कर दिया तो YmLCH4 हो गया, XmLC2H4 हो गया, तो उसका YmLCO2 और 2xml CO2 फॉर्म होगा, तो टोटल CO2 कितना हो गया 2x प्लस y, विच विल बी 50 ml। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79। 79 में लिखा हुआ है H2O2 both oxidizing as well as reducing agent produces water, but reducing agent is its product is oxygen. Volume strength is great significance of chemical reaction. The volume strength 10 volume means 1 volume of H2O2 on complete decomposition gives 10 volume of oxygen liter. 15 gram of barium permanganate sample containing inert impurities reacts completely with 10 ml of 11.2 volume H2O2. And what will be the percentage purity of barium permanganate? तो देखो आपका जो प्योर बेरियम परमैंगनेट आएगा वो मिली इक्विवेलेंट से सॉल्व कर लो। तो यहाँ से मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ प्योर बेरियम परमैंगनेट। ठीक है, H2O2 के लिए हमारे पास 100 ml वॉल्यूम दे रखा है, 11.2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, 5.6 से डिवाइड कर दो तो ये नॉर्मलिटी हो गई इसकी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब अगर हम बेरियम परमैंगनेट को X% प्योर अज्यूम कर लें तो 15 ग्राम है तो इसका X% प्योर हो गया, ये इसके मोल्स हो गए, ये इसका प्योर अमाउंट हो गया। इसके मॉलिक्यूलर मास से अगर डिवाइड कर दोगे तो 1 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास बताओ एक बार सॉल्व करके। तो मॉलिक्यूलर मास 375 आ गया, हमने X% प्योर मान लिया तो 50 इंटू एक्स बाई 100 ये इसके प्योर अमाउंट हो गया, इंटू 1/3 बाई 375 ये इसके मोल्स हो गए। मोल्स में एन फैक्टर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। एन फैक्टर 10 कैसे आया, मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे +7 है, जो रिड्यूस होने के बाद +2 में जाएगा तो 5 ऑक्सीजन स्टेट चेंज आएगा और हमारे पास 2 मैग्नीज है तो एन फैक्टर 10 हो गया। ये इसके इक्विवेलेंट्स हो गए, इंटू 10⁻³ और कर दो, ये मिली इक्विवेलेंट्स हो गए। इसको इक्वेट करके यहाँ से सीधे परसेंटेज एक्स निकाल लीजिए, ये परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। तो यहाँ से एक्स फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 50% सॉल्व होकर आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। ठीक।